हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। बच्चों ये सरफेस केमिस्ट्री का हमारा दूसरा लेक्चर होगा। पहले चैप्टर में या पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और एड्जॉर्प्शन पर कौन कौन सी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, और एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि कैसे एड्जॉर्प्शन को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एड्जॉर्प्शन क्या होता है वास्तव में, देख लेते हैं। एड्जॉर्प्शन 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 इज द अमाउंट ऑफ गैस absorbed by unit mass of any solid is called adsorption. बच्चों, the amount of gas absorbed by unit mass of any solid is called adsorption. मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसे? लेट मान लेते हैं x ग्राम्स ऑफ गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय m ग्राम्स ऑफ एनी सॉलिड then x by m will be called adsorption. तो x by m को हम क्या बोलेंगे? एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वास्तव में प्रेशर और एड्जॉर्प्शन के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम प्रेशर P और एड्जॉर्प्शन मीन्स x बाई m के बीच में एक कर्व प्लॉट करें कि x बाई m मीन्स एड्जॉर्प्शन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो बच्चों ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन x बाई m एंड प्रेशर इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसे हम क्या लिख सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which represent the relation between adsorption means x by m and pressure at constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर पर एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में क्या ग्राफिकल रिलेशन होता है उसको बोलेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बोलेंगे हम? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बच्चों ये होता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। बच्चों एक साइंटिस्ट थे फ्रेंडलिच। तो फ्रेंडलिच ने क्या किया? फ्रेंडलिच ने डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के एड्जॉर्प्शन पर प्रेशर का इफेक्ट देखा, और उन्होंने देखा जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे ही एड्जॉर्प्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम देखते हैं 273 पर देखते हैं x बाई m वर्सेस p का जो ग्राफ है वो क्या है? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन किया और उसी गैस के लिए x बाई m और प्रेशर के बीच का उन्होंने फिर से ग्राफ खींचा या देखा कि क्या रिलेशन है। तो इन्होंने देखा कि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा डाउन करते हैं वैसे ही x बाई m की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो तो x बाई m की वैल्यू बढ़ी, और बढ़ने के बाद फिर से क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक फिर से सैचुरेट हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर और डाउन किया, 195 देखा। तो 195 पर क्या होता है कि उसी प्रेशर पर
जो एड्जॉर्प्शन की वैल्यू होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए एड्जॉर्प्शन बढ़ चुका है, लेकिन बढ़ने के बाद क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर आप उसके बाद अगर और प्रेशर आप बढ़ाते हो तो एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ता है। तो बच्चों 1909 में जो साइंटिस्ट थे फ्रेंडलिच gave an empirical formula that gives actual relation between x by m एंड प्रेशर। तो बच्चों ये जो एम्पिरिकल फार्मूला था फ्रेंडलिच का, ये जो है x बाई एम और प्रेशर के बीच का एक्चुअल रिलेशन बताता है। तो ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो कहता है कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू पावर 1 बाई n। इन्होंने ये नहीं कहा कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो जो आपका ग्राफ था वो x बाई एम वर्सेस p जो था वो आपका सीधा ऐसे जाना चाहिए था, प्रेशर आप बढ़ाते x बाई एम बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि x बाई एम एक निश्चित सीमा तक तो बढ़ता है x बाई एम, उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि x बाई एम इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, केवल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर की कुछ वैल्यू पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बट प्रेशर की कुछ वैल्यू पर डिपेंड करता है। दैट इज x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू पावर 1 बाई n। अब क्या करेंगे, x बाई एम इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो k लगाएंगे, हो जाएगा p टू पावर 1 बाई n। बच्चों यहाँ पर जो आपका n है दिस इज ग्रेटर देन 1 मीन्स जो आपका पावर होगा प्रेशर का वो कुछ फ्रैक्शन में आएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म है बच्चों इसकी वैलिडिटी देख लेते हैं। ये जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म है ये वैलिड होगा, लेकिन अगर हम x बाई एम और प्रेशर के बीच का ग्राफ प्लॉट करें और दोनों के बीच का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंडलिच ने रिलेशन बताया था x बाई एम और प्रेशर के बीच का, दिस इज वैलिड। ओके, तो हम क्या करते हैं देख लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग x बाई एम इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p। इसको हम पहले ले लेते हैं, इसको हम बाद में कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला बनेगा लॉग x बाई एम इक्वल्स टू 1 अपॉन n लॉग p प्लस लॉग k। इसको हम कंपेयर करते हैं, y इक्वल्स टू m x प्लस सी। कंपेयर कर दिया। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। x बाई एम हमारा होगा y एक्सिस पर और log p कहाँ पर होगा हमारा, x एक्सिस पर। हम क्या करते हैं देखते हैं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला आ रहा है। क्या करते हैं यहाँ पर log x बाई एम और log p हो गया, ठीक है बच्चों। जो यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट है दिस इज नॉट जीरो नहीं है, इसका मतलब ग्राफ आपका यहाँ से नहीं राइज करेगा, ग्राफ जीरो के कुछ ऊपर होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से कहीं से भी होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। हम मान लेते हैं यहाँ से राइज करेगा, और जो आपका स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों, ऐसे ग्राफ राइज करेगा। यहाँ पर जो आपका ये इंटरसेप्ट है ये किसके बराबर है, लॉग k के बराबर है, और जो स्लोप है बच्चों ये किसके बराबर है, 1 बाई n के बराबर है स्लोप। ये 1 बाई n की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो 1 बाई n इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। जनरली इसकी जो 1 बाई n की वैल्यू होती है वो 0.1 से 0.5 के बीच में होती है। जनरली इतना देखा गया कि होती है बच्चों। जो n है और आपका जो k है ये दोनों कांस्टेंट हैं,
K and N आर कांस्टेंट हैं, और इनकी N की और K की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट और गैस के नेचर और सॉलिड का जो नेचर है उस पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ adsorbent means solid and adsorbate means गैस और सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करती है। अब देख लेते हैं इन दोनों की वैल्यूज को हम पुट करके देख लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं अगर 1/n की वैल्यू 0 है, पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन 1/n इक्वल्स टू 0। अगर 1/n इक्वल्स टू 0 तो बच्चों x अपॉन m विल बी इक्वल टू k, और जब किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो p होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x/m विल बी इक्वल टू k पर डिपेंड करेगा। k क्या है आपका, जो गैस है और जो एड्सॉर्बेंट है मींस सॉलिड है। सॉलिड और गैस के बीच में क्या कंपैटिबिलिटी है, अगर दोनों आपस में अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, वहाँ पर प्रेशर कोई मायने नहीं रखेगा। और यहाँ पर अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें x/m और p के बीच में, इस वाली इक्वेशन के लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमारा कैसा होना चाहिए बच्चों, क्योंकि एड्सॉर्बेंट और गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ होगा वो आपका ऐसे जाएगा। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर, जो एड्सॉर्प्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर आप उस पर कितना भी डालिए लेकिन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों। दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, 1/n को हम ले लेते हैं 1/n इक्वल्स टू 1। अगर 1/n को हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, क्योंकि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो x/m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, क्योंकि आपने 1/n को क्या लिया, 1 लिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा और ग्राफ हमको ऐसे मिलेगा। लेकिन बच्चों ये जो कंडीशन होती है फ्रेंडलिच आइसोथर्म की, ये केवल एक्सट्रीमली लो प्रेशर मींस जब प्रेशर लो होगा तभी ये जो वैल्यू होती है, तभी ये जो आपका ग्राफ है इस तरह से राइज करता है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म है वो बिल्कुल लो प्रेशर पर वैलिड है, हाई प्रेशर पर वैलिड नहीं है। तो इसकी लिमिटेशन भी यही है बच्चों, जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म है इसकी लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या कंडीशन है, वैलिड एट लो प्रेशर पर वैलिड है, हाई प्रेशर पर वैलिड नहीं है। क्योंकि हमको पता है जब हाई प्रेशर पर जाता है तो x/m बिकम्स सैचुरेट हो जाता है। फिर आप प्रेशर चाहे जितना बढ़ाते चले जाइए, ग्राफ आपका ऊपर राइज नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, बिल्कुल पैरेलल जाएगा किसके, प्रेशर के। तो प्रेशर आप चाहे जितना बढ़ाइए x/m नहीं बढ़ेगा। तो ये जो आपका फ्रेंडलिच आइसोथर्म है ये लो प्रेशर पर वैलिड है, हाई प्रेशर पर वैलिड नहीं है। बच्चों जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म फॉर्मूला है ये जितना गैसेस का सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्प्शन के लिए वैलिड है उतना ही लिक्विड का किसी भी सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्प्शन के लिए वैलिड है। तो जिस तरह से फ्रेंडलिच आइसोथर्म गैसेस के एड्सॉर्प्शन के लिए मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है, उसी तरह से फ्रेंडलिच आइसोथर्म फॉर्मूला किसी भी लिक्विड का सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्प्शन के लिए भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंडलिच का आइसोथर्म का जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म फॉर्मूला था वो था x/m इक्वल्स टू k इंटू p टू पावर 1/n।
तो बच्चों प्रेशर कहाँ पर होता है, गैसेस में प्रेशर होता है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जिस तरह से फॉर्मूला आपका ये है, सेम ऐसा ही फॉर्मूला लिक्विड का किसी भी सॉलिड की सरफेस के लिए भी लागू होगा। वहां पर क्या होगा, x/m इक्वल्स टू k इंटू सी टू पावर 1/n। बच्चों हम देखते हैं कि जैसे किसी भी एक्वस सोल्यूशन में आप कोई कलरेंट डाल दीजिए, कलरेंट तो ब्लू कलर, ग्रीन कलर कुछ भी डाल दीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए, उसी सोल्यूशन में आप एक एक्टिवेटेड चारकोल आप उसी में डाल दीजिए थोड़े टाइम के लिए। आप देखेंगे थोड़े समय में कि जो इंटेंसिटी थी सोल्यूशन की कलर की, वो क्या हुई है, कम हुई है। तो कलर की इंटेंसिटी कम हुई है, क्यों, क्योंकि जो इस सोल्यूशन में जो कलरेंट था लिक्विड फॉर्म में, वो चारकोल की सरफेस पर क्या हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पर जो है सम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड हैज बीन एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। तो फ्रेंडली आइसोथर्म फॉर्मूला क्या होगा, x/m विल बी इक्वल टू k इंटू सी टू पावर 1/n। सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लॉग लेंगे, log x/m विल बी इक्वल टू 1/n log c प्लस log k। बच्चों सेम वैसा ही ग्राफ प्लॉट होगा जैसे x/m और प्रेशर के बीच में हुआ था, सेम वैसा ही x/m और c के बीच में भी होगा, x/m और c के बीच में भी होगा। जैसे आपको ऐसे टाइप का ग्राफ मिला था, ऐसे मिला था, सेम उसी तरह का ग्राफ आपको यहाँ पर भी मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, एड्जॉर्प्शन, लिक्विड का जो एड्जॉर्प्शन होता है सॉलिड की सरफेस पर वो घट जाता है बच्चों। तो बेटा ये जो आपका फॉर्मूला है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, दिस इज इक्वली वैलिड फॉर गैसेस एज वेल एज फॉर लिक्विड्स। बच्चों हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। बच्चों वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए भी एड्जॉर्प्शन फिनोमिना यूज होता है। जैसे मान लिया किसी कोई चैम्बर है जहाँ पे हमको क्या करना है, अल्ट्रा वैक्यूम क्रिएट करना है। तो अल्ट्रा वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर सारी गैसेस को बाहर कर लेते हैं, सारी गैसेस को बाहर कर लेंगे। लेकिन उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा कि कुछ गैसेस होंगी जो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। अब उन गैसेस को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एड्जॉर्बेंट लाइक एक्टिव चारकोल हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे। जब एक्टिव चारकोल हम यहाँ पर डाल देंगे तो वो क्या करेगा, जो बची हुई गैसेस हैं उनको क्या करेगा, अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा। उस कंडीशन में यहाँ पर या इस चैम्बर में क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों वैक्यूम क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम एड्जॉर्प्शन फिनोमिना का यूज करते हैं। नंबर 2, गैस मास्क। बच्चों गैस मास्क एक ऐसी डिवाइस होती है जो कोल माइन में काम करते हैं लेबरर्स, उनको दिया जाता है ताकि वो अपने फेस पर उसको लगा के चलें। बच्चों वहाँ पर कोल माइंस में क्या होता है, कुछ पॉइजनस गैसेस अचानक से आ सकती हैं जो कि लेबरर्स के लिए यहाँ या वहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो ये जो गैस मास्क होते हैं ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल या पॉइजनस गैसेस होती हैं उनको सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं वो बचे रहते हैं। नंबर नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। सिलिका जो क्रिस्टल्स होते हैं या एल्यूमिनियम जेल, वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है, वाटर कंटेंट होता है, उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि जहाँ पर या जिन चीज़ों में ह्यूमिडिटी हार्मफुल है वहाँ पर सिलिका क्रिस्टल्स को उनके साथ ऐड करके दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो दवाएं होती हैं मेडिकल किट में, वहाँ पर जो कैप्सूल्स या मेडिसिन होती हैं वहाँ पर एक सिलिका के पैकेट होते हैं छोटे छोटे, उनको उसके साथ में रख के दिया जाता है ताकि अगर उस कंटेनर में कहीं से भी मॉइस्चर आ जाए तो सिलिका क्रिस्टल्स क्या करें, उनको अब्जॉर्ब कर लें और दवाओं का नुकसान होने से बच जाए। नेक्स्ट है बच्चों रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन। बच्चों किसी भी सोल्यूशन में कलरिंग मैटर को कम करने के लिए क्या करते हैं, एड्जॉर्प्शन फिनोमिना का यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, किसी सोल्यूशन में मान लिया अगर कोई कलरेंट पड़ा हुआ है या कोई कलरिंग मैटर है, उसको हम बाहर करने के लिए क्या करेंगे, उसमें कोई एक एड्जॉर्बेंट लाइक एक्टिव चारकोल वहां पर मिला देंगे। एक्टिव चारकोल क्या करेगा, लिक्विड कलरेंट को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा और इस सोल्यूशन में कलर कंपाउंड क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। बच्चों डिफरेंट गैसेस की
डिफरेंट सॉलिड्स के लिए कंपेटिबिलिटी अलग अलग होती है। तो कोई गैस किसी सॉलिड की सरफेस पर ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, कोई दूसरी गैस उसी सॉलिड की सरफेस पर कम हो सकती है कि कम एड्जॉर्ब हो। तो बच्चों डिफरेंट डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन की वजह से इनर्ट गैसेस का हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। मान लिया हमारे पास ABC 3 गैसेस हैं, ABC 3 गैसेस हैं, ये 3 गैसेस का मिक्सचर है। हमको तीनों को क्या करना है, सेपरेट करना है। हम यहाँ पर कोई एक सॉलिड लेते हैं D, सॉलिड लेते हैं हम यहाँ पर D को हम यहाँ पर मिक्स करते हैं, इसमें मिलाते हैं। अब जैसे ही D हम इसमें मिलाते हैं तो जो आपका A है वो केवल A हमारा D की सरफेस पर क्या होगा, एड्जॉर्ब होगा। जैसे ही D की सरफेस पर A एड्जॉर्ब हुआ, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं और सारा का सारा A जो गैस होगा उसको हम D के द्वारा एड्जॉर्ब कर लेंगे। जब सारी जो A गैस होगी यहाँ से एड्जॉर्ब हो जाएगी तो क्या करेंगे, कोई दूसरा सॉलिड हम इसके अंदर फिर से मिक्स करेंगे। मान लिया वो जो सॉलिड है वो गैस B के लिए ज़्यादा कंपेटेबल है, गैस B उसकी सरफेस पर ज़्यादा एड्जॉर्ब होती है, तो केवल गैस B उसकी सरफेस पर एड्जॉर्ब होगी और हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी B गैस को वहाँ से अलग कर लेंगे और इस तरह से गैस के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बच्चों मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में एक फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है जिसमें जो सल्फाइड ओर होती है, सल्फाइड ओर होती है, उस सल्फाइड ओर को हम इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए क्या करते हैं, पाइन ऑयल मिलाते हैं। और जो पाइन ऑयल होता है वो केवल सल्फाइड ओर की सरफेस पर एड्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से वो उसकी डेंसिटी कम होती है और वो सरफेस पर फ्लोट करने लगता है। और हाई एयर प्रेशर उसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लो करते हैं ताकि फ्रोथ बने और बहते हुए वाटर करंट के साथ वो आपका जो सल्फाइड ओर होता है वो अलग हो जाता है। तो बच्चों वहां पर हम क्या करते हैं, एड्जॉर्प्शन फिनोमिना का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्योरिंग ऑफ डिजीज। बच्चों कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको खाने के बाद वो क्या करती हैं, जो जर्म्स होते हैं उनको अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब करती हैं और एड्जॉर्ब करने के बाद किल करती हैं। तो बच्चों डिफरेंट एरियाज में जो आपका एड्जॉर्प्शन है वो यूजफुल है एंड दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन फिनोमिना। आइए बच्चों अब देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। थर्मल decomposition of potassium chlorate KClO3, इसको जब हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो ये 2KCl और 3O2 में डिकम्पोज होता है। बच्चों ये जो रिएक्शन होती है ये होती है 653 to 873 केल्विन टेम्परेचर रेंज पर। ये रिएक्शन इस टेम्परेचर रेंज पर होती है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तो रिएक्शन सेम होती है, लेकिन रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर हो जाती है। कितने पर होती है, 473 से लेके 633 केल्विन टेम्परेचर रेंज पर होती है। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी रिएक्शन का होना सरल बना देते हैं और ये जो रिएक्शन होती है ये रिलेटिवली हाई रेट पर होती है। मीन्स रिएक्शन के होने की स्पीड भी बढ़ जाती है और रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर होता है। तो बच्चों कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उनका उस रिएक्शन में होना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। देख लेते हैं हम क्या पढ़ेंगे, कैटलिस्ट पढ़ेंगे, कैटलिसिस। बच्चों substance which alter the rate of reaction but remains unchanged chemically and quantitatively
quantitatively and chemically they remains unchanged are known as catalyst, and this process, this is called catalysis. Catalysis can be classified into two categories. Number one, homogeneous catalysis. Number two, heterogeneous कैटालिसिस। तो बच्चों ये जो होमोजेनस कैटालिसिस होती है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं homogeneous catalysis when reactant and catalyst are in same phase, बच्चों जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में होते हैं, जैसे अगर रिएक्टेंट सॉलिड फेज में है, रिएक्टेंट सॉलिड, तो कैटलिस्ट भी क्या होगा, सॉलिड होगा। और अगर रिएक्टेंट आपका लिक्विड तो कैटलिस्ट भी आपका लिक्विड, और अगर रिएक्टेंट आपका गैस तो जो कैटलिस्ट है वो भी आपका गैस होगा। तो बच्चों जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनस कैटालिसिस, इसको हम बोलते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, होमोजेनस कैटालिसिस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले नंबर वन, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 by O2 in presence of NO। बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो बच्चों यहाँ पर सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 और नाइट्रिक ऑक्साइड, बच्चों यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक गैस है, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है 2SO3 में। बच्चों ये जो एग्जाम्पल है दिस इज होमोजेनस कैटालिसिस। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट का हम देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों मेथिल एसीटेट का CH3COOCH3, और इसका जब हम करेंगे हाइड्रोलिसिस तो बच्चों ये होगा एसिडिक मीडियम में और बनेगा CH3OH प्लस CH3COOH। ये बच्चों प्रोडक्ट बनेगा मेथिल अल्कोहल और इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, H प्लस के प्रेजेंस में होगा। बच्चों यहाँ पर जो मेथिल एसीटेट है ये क्या है, लिक्विड है, H2O क्या है, लिक्विड है, और जो H प्लस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, एसिड से आएंगे, तो ये भी क्या है आपका लिक्विड है। तो यहाँ पर बच्चों रिएक्टेंट और जो आपका कैटलिस्ट है दोनों क्या है, सेम फेज में है। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ sugar in presence of एसिड। बच्चों यहाँ पर
C12H22O11, ये हमारी केन शुगर है। इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, H2O किसकी प्रेजेंस में करेंगे, H2SO4 मीन्स एसिडिक मीडियम में करेंगे, बनेगा C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, प्लस C6H12O6, दिस इज फ्रक्टोज। यहाँ पर जो आपका केन शुगर है, दिस इज लिक्विड, क्योंकि सोल्यूशन है, लिक्विड स्टेट में है, ये भी क्या है, लिक्विड है। और जो H2SO4 है, जो H+ देगा, वो क्या है, वो भी आपका लिक्विड फेज में है। तो बच्चों ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे होमोजेनस कैटालिसिस की। बच्चों सेकंड टाइप ऑफ कैटालिसिस इज हेटेरोजेनस कैटालिसिस। हेटेरोजेनस कैटालिसिस इज दैट catalysis in which the reactant and catalyst are in different form, different phase। बच्चों इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो आपका जो कैटलिस्ट होगा वो सॉलिड नहीं होगा, या कि अगर आपका रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट आपका लिक्विड नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट आपका गैस नहीं होना चाहिए। तो ये होता है फेज का मतलब। देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 in presence of PT। तो बच्चों ऑक्सीडेशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में प्लैटिनम की प्रेजेंस में। देख लेते हैं, SO2 plus O2 in presence of PT gives 2SO3। बच्चों यहाँ पर SO2 और O2 दोनों क्या है, गैसेस हैं, और जो प्लैटिनम वो क्या है, सॉलिड है। तो इसका मतलब ये एक एग्जांपल हो गया हेटेरोजेनस कैटालिसिस का। दूसरा देखते हैं, इन हैबर्स प्रोसेस जो H2 और N2 रिएक्ट करते हैं फेरस की प्रेजेंस में, जो फेरस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, 2NH3 बनता है, 2NH3 बनता है। इसमें जो आपका H2 और N2 है गैस फेज में है, और फेरस क्या है आपका, सॉलिड फेज में है। ये एक एग्जांपल हो गया आपका हैबर प्रोसेस का। नेक्स्ट में देख लेते हैं बच्चों, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है, जो अमोनिया होती है, अमोनिया का होता है ऑक्सीडेशन और बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बनता है, H2O बनता है। तो बच्चों यहाँ पर जो अमोनिया है उसका ऑक्सीडेशन होता है O2 से, किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों, ये होता है प्लैटिनम की प्रेजेंस में, और बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड और 6H2O। तो ये बच्चों यहाँ पर NH3 आपका गैसेस फेज हो गया, ऑक्सीजन भी आपका गैसेस फेज हो गया, और प्लैटिनम हो गया सॉलिड फेज। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बच्चों हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। बच्चों वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल को जब हम हाइड्रोजनेट करते हैं, मीन्स हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो ये जो है आपका वेजिटेबल घी बन जाता है। तो बच्चों इस प्रोसेस में जो आपका वेजिटेबल ऑयल है ये लिक्विड है, और जो निकल है वो हो गया आपका सॉलिड। तो बच्चों ये सारे एग्जांपल हो गए आपके हेटेरोजेनस कैटालिसिस के। इन्हीं कैटलिस्ट में होते हैं प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। बच्चों दो सब्सटेंस विच इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर नोन एज प्रमोटर्स। देख लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं प्रमोटर्स कहलाते हैं। जैसे हैबर प्रोसेस में जब H2 और N2 रिएक्ट करते हैं फेरस की प्रेजेंस में तो अमोनिया बनता है। बच्चों यहाँ पर जो मॉलिब्डेनम होता है वो एज अ प्रमोटर लिया जाता है, जो
फेरस की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है। इसी तरह से पॉइजन्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर नोन एज पॉइजन्स। जो हेट्रोजीनस कैटालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई जिसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। बच्चों ये थ्योरी कहती है कि जब गैसेस या लिक्विड रिएक्टेंट हों, गैसेस या लिक्विड रिएक्टेंट हों और जो आपका कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट आपका सॉलिड हो, सॉलिड क्या है? कैटलिस्ट है आपका, तो ऐसी कंडीशन में जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है ये कहती है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, ये हमारा हो गया कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट। तो बच्चों सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पर क्या होता है? जो रिएक्टेंट होते हैं, गैस या लिक्विड, क्या होते हैं? इसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं और एड्सॉर्ब होने पर क्या होता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पर बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में ये जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं? प्रोडक्ट बना लेते हैं। और बच्चों जैसा कि आपको पता है कि जो एड्सॉर्प्शन होता है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो जो हीट इवॉल्व होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के काम में आती है। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ये है आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट हेट्रोजीनस कैटालिसिस का। आइए बच्चों अब देखते हैं मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। तो बच्चों जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस है ये एक्चुअली दो थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है। दिस थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। एक थ्योरी है जिसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, उस थ्योरी का कॉम्बिनेशन है, एंड ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, और जो पुरानी एड्सॉर्प्शन थ्योरी है जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देख लेते हैं बच्चों ये जो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस है बच्चों, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले नंबर वन पॉइंट कहता है द डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट है वो सबसे पहले क्या होता है? डिफ्यूज होके जो कैटलिस्ट है उसकी सरफेस पर पहुंचता है। सेकंड पॉइंट में क्या होता है? एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। दूसरी स्टेप में क्या होता है? जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस हैं, वो कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज। उसके बाद क्या होता है? उसी कैटलिस्ट की सरफेस पर जो रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हुए हैं वो आपस में रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट में डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। फोर्थ स्टेप में क्या होता है? जो कंपाउंड या प्रोडक्ट जो बन चुका है वो कैटलिस्ट के सरफेस से डिसॉर्ब होता है। नेक्स्ट पॉइंट में डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो प्रोडक्ट बना है वो डिफ्यूज होके किसी दूसरी जगह पर चला जाता है ताकि उस कैटलिस्ट की सरफेस पर कोई दूसरा रिएक्टेंट आके रिएक्ट कर सके। देख लेते हैं बच्चों, इसको एक पिक्चर से डिनोट किया गया है, इस एक पिक्चर से इसको क्या किया गया? एक्सप्रेस किया गया है। देख लेते हैं कैसे है बच्चों। ये हमारे पास एक सॉलिड कैटलिस्ट है। इस सॉलिड कैटलिस्ट में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं कैटलिस्ट के, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये आपकी क्या है? ये इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वैलेंसीज हैं। हमको ए बी को रिएक्ट करके ए बी बनाना है। तो क्या होता है? ये ए और बी सबसे पहली स्टेप में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये डिफ्यूज होके कैटलिस्ट की सरफेस पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये दोनों क्या होते हैं? कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गए। देख लीजिए यहाँ पर ये ए और बी दोनों एड्सॉर्ब हो गए बाय द फ्री वैलेंसीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज। ये दोनों क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाते हैं। ए बी ये बन गया इंटरमीडिएट स्पीसीज।
नेक्स्ट में क्या होता है, डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये यहाँ से टूट जाता है, जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच के बॉन्ड थे वो टूट जाते हैं। और नेक्स्ट में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। अगले स्टेप में ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये कैटलिस्ट की सरफेस से डिफ्यूज होके बाहर चला जाता है। बच्चों ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिसिस थी, ये इस बात को एक्सप्लेन कर पाई क्यों बहुत ही थोड़ा अमाउंट कैटलिस्ट का किसी रिएक्शन के रेट को लगातार बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में।